नमस्कार। पॉलिटी की पिछली क्लास में हम संसद की जो कार्यवाही है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नकाल और शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित इन सब प्रश्नों को जो है मतलब इन सब प्रावधानों को हमने पढ़ा। इसी क्लास में जो है मतलब दूसरी क्लास में, इस नई क्लास में संसद से संबंधित ही एक फैक्ट और है, संसदीय समितियाँ। देखो, संसदीय समितियाँ संसद के द्वारा जो कार्यों का निष्पादन किया जाता है, इसमें अहम भूमिका निभाता है। मतलब इन समितियों का गठन ही होता है विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए। ये समिति संसद के द्वारा निर्मित की जाती है, तो एक बात तो साफ है कि संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इन समितियों का ज़िक्र आर्टिकल 105 और आर्टिकल 344 में जो है देखने को मिलता है। ये जो समिति हैं, ये समिति 2 भागों में विभक्त होती है। एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है। ये जो स्थायी समिति है, इनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है और ये लगातार काम करती रहती हैं। जबकि अस्थायी समिति जो है, समय-समय पे गठन किया जाता है और जिन विषयों के लिए इनका गठन किया जाता है, वो विषय समाप्त हुए, वो कार्य पूर्ण हुआ और इन समितियों का विघटन हो जाता है, जो अस्थायी समितियाँ हैं। समितियों का कार्य जैसे बताया है कि विशिष्ट कार्यों को संपादित करती है, उसके साथ-साथ ये कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है और जो प्रशासन संचालन से संबंधित जो ढंग है और जो समस्याएँ हैं, उनका शिक्षण जो है संसद के सदस्यों को भी देती रहती है। देखो, संसद के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पे हर तरह के सदस्य जो हैं देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि संविधान में कहीं भी जो अ, योग्यता में शिक्षित होना अनिवार्य नहीं कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा जनप्रतिनिधि है, मतलब जनता के बीच का व्यक्ति है और बुनियादी व्यक्ति है और अशिक्षित है, तो उस व्यक्ति को भी जनता का प्रतिनिधि करने के लिए संसद में स्थान दिया गया है। अब ऐसे किसी मेंबर को जो विषय है, यानी जो व्यवस्था है संसद के द्वारा, जो देश में व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो चलाई जाती है, इससे संबंधित जानकारियाँ भी ये समितियाँ ही पूर्ण करती हैं। दूसरा जो है, संसद का विस्तार काफ़ी काफ़ी है, तो इस कारण भी समितियों का गठन अनिवार्य हो जाता है। इसी में अगर और फैक्ट पढ़ें तो संसद के पास तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता की भी कमी देखने को मिलती है, इसलिए भी संसदीय समितियों की आवश्यकता है। संसदीय समितियों की बात करें तो इसका बीजारोपण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 से देखने को मिलता है और इन्होंने जो है शुरुआत देश में होती है इनके स्वतंत्र भारत में 1950 में। अगर स्थायी समिति की बात की जाए तो इनका विकास देखने को मिलता है 1983 ईस्वी के बाद। तो हमारा हेडिंग संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो हेडिंग लगाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति, समितियां। देखो, संसदीय समितियां इनका गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय से माना जाता है। इनसे संबंधित संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो जब संविधान में कोई विशेष प्रावधान इनके गठन का नहीं है, तो इनका जो गठन है संसद के द्वारा गठित की जाती है।
देखो, जो संसदीय समिति है उसके बारे में जो है संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बल्कि जो है 2 आर्टिकल में बहुत कम-कम देखने को मिलता है। आर्टिकल 105 है और आर्टिकल 344 में जो है समिति से संबंधित कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो ये जो समितियां हैं, ये सांविधिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, संसद के द्वारा जो है इनका निर्माण किया जाता है। इन समितियों का जो गठन है, संसद के सदस्य से मिलकर होता है। अब समिति में जितने भी सदस्य होंगे, यहाँ समझने की बात है, वो कौन होंगे? सांसद होंगे। ठीक है? लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका, जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, मतलब होता है। देखो, अच्छा फैक्ट है कि जो संसद की समितियां हैं, संसद की समितियां, इनका कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। इनका जो गठन होता है संसद के द्वारा किया जाता है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, इनका गठन सांसदों के द्वारा होता है, मतलब संसद के जो सदस्य हैं उनसे मिलाकर ही इनका गठन किया जाता है। तो एक बात तो साफ है, बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन इसका अपवाद हो जाता है महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल है उनको सदस्यता दी जाती है समिति में, तो ये अपवाद हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, गठन क्यों हो रहा है? विशिष्ट कार्यों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करना। उसके साथ साथ जो है ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद सदस्यों को प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यों के संचालन का ढंग व समस्याओं से संबंधित शिक्षण देती है। ये किताबी भाषा है। मतलब ये है कि प्रशासन, अभी जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में हर तरह का व्यक्ति है, प्रकांड से प्रकांड व्यक्ति भी हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हैं और रहे हैं जो अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन उन्हें लोगों का प्यार काफ़ी मिला, जो संसद सांसद तक बन गए, जो निर्वाचित होकर पहुँचे हैं। तो ये ऐसे लोग बुनियादी लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो है राजनीति करता है, किताबों की राजनीति है, टेबल पे बैठ के करता है, वो सब कुछ पुस्तकों से सीखता है, किताबों से सीखता है। एक व्यक्ति राजनीति करता है बुनियादी स्तर पर, मतलब लोगों के बीच रहकर। दोनों ही विद्वान होते हैं अपने अपने फील्ड के। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर जो राजनीतिक कैरियर है वो सब किताबों से निकल कर आता है, जबकि महात्मा गांधी का राजनीतिक जो आधार है वो जनता के बीच से आता है, और दोनों अपनी अपनी जगह जो है विद्वान लोग हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि संविधान में शैक्षणिक आधार नहीं है संसद में बैठने के लिए, और योग्यता में जो है शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है,
ऐसा कोई व्यक्ति जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन वो जो है बुनियादी व्यक्ति है, जनता के बीच से उठकर वो पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जनता का फैसला उसे सांसद बना देगा। अब ऐसे व्यक्ति को जो शासन से संबंधित कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, उनका संचालन का ढंग और इनमें आने वाली जो समस्याएं हैं, इनकी जानकारी दी जाती है। और सीखने से तो व्यक्ति सीख कर ही जो है आदमी बड़ा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब अनजान व्यक्ति सीखता है तो ही तो बड़ा होता है। अब तो ये जो काम है, ये संसदीय समिति के होते हैं। संसदीय समिति का जो विभाजन है, वो 2 भागों में होता है। यानी संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्थायी समिति, स्टैंडिंग। एक होती है स्थायी, एडॉक। ये जो स्थायी समिति है, स्थायी समिति का जो गठन है, इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है तथा यह अपना कार्य करती रहती है। मतलब गठन होता रहेगा, जो जो इसका कार्य है उसमें लगी रहेगी। लेकिन स्थायी समिति जो है, स्थायी समिति का गठन समय समय पर गठन होता है। तो इसका जो गठन है किसी विशेष परिस्थितियों, जब कोई ऐसा विषय आ जाता है जिस पे जो है आवश्यकता है समिति के गठन की, उस विषय के लिए जो है एक समिति का गठन कर दिया जाता है और विषय खत्म, समिति खत्म। जैसे 3 तलाक का मुद्दा, जब 3 तलाक का मुद्दा उठा तो इसको जो है एडॉक कमेटी के पास भेज दिया गया और जैसे ही मुद्दा सुलझा, अब वो समिति खत्म हो गई। मतलब सिलेक्टेड कमेटी के पास भेजा गया था। सिलेक्टेड कमेटी या प्रवर समिति या चयन समिति अस्थायी समिति का एक प्रकार होता है। इसको कोई विषय दिया गया, विषय सुलझ गया, समिति ने जो है अपनी सिफारिशें कर दी, समिति का विघटन हो जाएगा। तो ये जो है अस्थायी समितियां कुछ समय के लिए होती हैं। तो अस्थायी समिति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं? परवर समिति, चयन समिति मतलब सिलेक्टेड या स्पेशल, और दूसरी है विशेष समिति। और परवर समिति के पास 3 तलाक का मुद्दा गया था। तो समिति का स्ट्रक्चर ये है। अब ये जो अस्थायी समिति है, इनको उठा लेते हैं। देखो, स्थायी समितियां जो हैं वो 6 भागों में इसको विभक्त किया जाता है और ये 6 प्रकार भी जो हैं और भागों में विभक्त हो जाते हैं। सबसे पहला जो स्थायी समिति होती है, वित्त स्थायी समिति। दूसरी होती है विभागीय स्थायी समिति। तीसरी है जांच स्थायी समिति। चौथी है जांच एवं नियंत्रण स्थायी समिति। पांचवी है दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समिति। और छठी है सदन या सेवा समिति। ये 6 के 6 प्रकार संसदीय समितियों में शामिल होते हैं। इनको कौन सा कार्य या इनके अंदर कौन कौन सी समिति होती है और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, उसको बारी बारी से समझते हैं। तो हम स्थायी समिति हेडिंग लगाएंगे
और स्थायी समिति में जो है भागों को विभक्त करेंगे। स्थायी समिति एक प्रकार है इसका क्या, वित्त समिति सबसे प्रमुख है और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दूसरी है जांच, जांच समिति, जांच स्थायी समिति। तीसरी है विभागीय, चौथी है जांच व नियंत्रण, नियंत्रण स्थायी समिति। और नंबर नेक्स्ट है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित स्थायी समिति। और नंबर नेक्स्ट है सदन समिति या सेवा समिति। तो ये समिति जो है, स्थायी समिति को इस तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। और इसका अगर जो हम पहला प्रकार पकड़ लें वित्त समिति, तो वित्त समिति को भी 3 भागों में पढ़ा जाता है। जैसे प्राक्कलन समिति, आसान है, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थायी समिति 6 भागों में विभक्त थी। सबसे पहला प्रकार था वित्त स्थायी समिति। ये जो वित्त स्थायी समिति है, इनको भी 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, और तीसरा है जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनसे संबंधित समिति। तो इसमें जो है, जो वित्त समिति है उसके प्रकार प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और तीसरी है सार्वजनिक उद्योग समिति। तो प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्राक्कलन समिति है, इसकी शुरुआत मानी जाती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 से ही। लेकिन स्वतंत्र भारत में 1950 में इसके गठन की जो सिफारिश है, इसके गठन की सिफारिश जॉन मथाई ने की थी। मथाई द्वारा की गई। आरंभ में इस समिति में 25 सदस्य थे और सबके सब सदस्य लोकसभा। लेकिन 1956 में इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तो प्राक्कलन समिति का जो गठन है वो जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर होता है 1950 में। शुरुआत में इसमें लोकसभा के 25 सदस्य शामिल थे, लेकिन 1956 में आके जो है इन सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 30 कर दी गई। और 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा के हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
इनको निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और जैसे इनका कार्यकाल खत्म, या तो इन्हें पुनः निर्वाचित किया जाएगा या इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। इसको याद रखना। तो इसमें जो है 25 से 30 सदस्य शामिल। नंबर नेक्स्ट, इसमें जो सदस्य होंगे इसमें कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा। अब मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? मंत्री जो है सत्ताधारी दल का वो व्यक्ति जो मंत्री परिषद का सदस्य हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मानो जैसे बीजेपी है और बीजेपी के जो है वर्तमान में लगभग 300 सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो 300 में केवल 80 लोग ही मंत्री परिषद में शामिल हैं। जो 220 बचते हैं वो सब जो हैं सदस्य कहलाएंगे, भले ही सत्ताधारी दल के हों। अब 80 क्यों हैं? 80-82 सदस्य मंत्री परिषद में शामिल होते हैं क्योंकि कुल लोकसभा का 15% ही मंत्री परिषद में शामिल होता है। इसको याद रखना। तो लोक प्राक्कलन समिति में मंत्री शामिल नहीं होंगे। इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष कार्यकाल, और ये जो सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित। और ये जो निर्वाचन की जो पद्धति है वो जो है क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। उसके बाद इसका अगला फैक्ट क्या होगा? ये जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति का जो काम है, इसका जो वार्षिक बजट से संबंधित ये कार्य करती है। दूसरा, जो सार्वजनिक खर्च हैं उसमें कैसे किफायत की जाए इसकी जानकारी देती है। और इसी कारण जो है इसको मित व्ययता, स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। इसको जो है स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति है प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इसे जो है लघु सदन भी कहते हैं। लघु संसद या लघु सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित क्या बचा? और तो कुछ नहीं बचा। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति जो है भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति। इसका गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर हुआ। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सब लोकसभा के होते हैं। आरंभ में 1950 से लेकर 1956 तक इसमें सदस्यों की संख्या 25, 1956 में आकर संख्या 30 कर दी गई। इसके जो सदस्य होंगे उन सदस्यों में मंत्री नहीं होगा। मंत्री कौन होता है? जो मंत्री परिषद का
सदस्य हो, वो इसमें शामिल नहीं होगा और लोकसभा से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। एक फैक्ट इसमें मुझे याद आ गया, वो याद रखना कि इसमें जो इस समिति का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष जो होगा उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और ये सदस्य सत्ताधारी दल का ही होगा। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो बजट होता है, जो वार्षिक बजट होता है, उससे संबंधित ये काम करती है। और जो सार्वजनिक व्यय हैं, जो सरकार द्वारा खर्च किया जाना है, उसमें कैसे बचत की जाए, उसकी जानकारी भी ये देती है। इस कारण जो है इसको स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी समिति होने के कारण इसको लघु सदन या लघु संसद भी कहा जाता है। तो ये तमाम फैक्ट जो है हमने पढ़ लिए। इसको आप पढ़ना, इसको आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। नमस्कार।